नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने ज्योतिष आचार्य विजय वर्मा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। गुरुजी, खासतौर से आज तमाम देश में जिस प्रकार का आप एक उथल पुथल चल रही है और खासतौर से पूरे विश्व में जिस प्रकार की उथल पुथल चल रही है, सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है, इन सब के विषयों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये सितंबर के महीने में ये पहला ऐसा इस साल का गया है कि जिसपे दो ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं। जैसे पहले अभी चंद्र ग्रहण हुआ था, चंद्र ग्रहण के पहले हमने कहा भी था इस बात को कि पानी, बारिश, इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं जो कुछ भी चीजें हैं वो होंगी। बाकी इधर अभी नेपाल वगैरह में जो कुछ भी आपने देखा है या जो कुछ भी चीजें हैं, ये सब चीजें ग्रहण का ही असर था। दूसरा ये है कि गुरु भी अत्याचारी हुए हैं और अतिगामी हुए हैं, जिसकी वजह से भी है। और ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर एक प्रकार से चेंज हो रहा है। इधर ट्रंप की जैसे टैरिफ नीति हो या जो कुछ भी चीजें हैं। अब ये 21 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और सूर्य ग्रहण वैसे भारत में तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसका जो असर है सूर्य ग्रहण का, वो आपका जो दूसरे और देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिजी हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन जगहों पे ग्रहण दिखाई पड़ेगा। भारत में ये ग्रहण भी नहीं पड़ रहा है और ग्रहण का सूतक भी नहीं लगेगा, इसलिए भारत में इसका किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव या इस तरह की चीजें नहीं है। लेकिन क्योंकि ग्रहण तो ग्रहण है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्राकृतिक आपदाएं जो कुछ भी हैं वो हो सकती हैं। बाकी भारत में इसका कोई भी असर नहीं है। गुरुजी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। क्या माना जाए उनके लिए? आमतौर से ये जो शब्द है और ये जो नंबर है, ये माना जाता है वृद्ध आदमी वृद्ध होता है, लेकिन क्या हम मोदी जी के लिए ये नंबर उनके लिए हम किस रूप में देखते हैं? आप एक इसको एस्ट्रोलॉजी के रूप में बताएं। देखिए, मोदी जी की कुंडली में बहुत ज्यादा हमने कुंडली देखी है और बहुत कुछ सीखा है मोदी जी की कुंडली से। मोदी जी की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की है और लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं जो लग्नेश भी हैं। तो अगर आप 75 साल की उम्र को नंबर को देखोगे तो उनके पास में जो एनर्जी है वो दूसरे 75 साल के बहुत से ऐसे लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि मोदी जी अभी एक प्रकार से कहा जाए तो फुल फॉर्म में आए ही नहीं है। और मोदी जी का जो फुल फॉर्म है ये भी आने वाले 90 दिनों में, जो आने वाले जो 90 दिन हैं, इस पे बहुत से लोगों को पता भी चल जाएगा। और मोदी जी का जो भविष्य है, क्योंकि अभी मंगल की ही महादशा उनकी चल रही है, तो इसलिए हमको लगता है कि किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जिसको कहना चाहिए कि अभी बहुत सारे काम हैं जो उनको करने हैं और अभी कुछ बहुत हार्ड और बड़े डिसीजन भी उनको लेने हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुभकामनाएं दी हैं। पुतिन ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को न सिर्फ अपने देशवासियों से अपार सम्मान मिला, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उन्होंने विशेष पहचान बनाई है। पुतिन ने भारत और रूस की विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की मोदी के व्यक्तित्व और योगदान की सराहना की है। भरोसा जताया कि दोनों देश आगे भी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करते रहेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब तक 11 ट्रेड्स से जुड़े शिल्पकारों को टूलकिट और प्रशिक्षण दिया जा रहा था, लेकिन अब 12 नए ट्रेड्स जैसे मोबाइल रिपेयरिंग और ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, सोलर पैनल रिपेयरिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस की योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी अब बीमारू नहीं बल्कि देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उन्होंने बताया कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा, जो कई राज्यों के वार्षिक बजट से अधिक है।
इस अवसर पर 12,000 कारीगरों को टूल किट, 111 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र, 3 महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी का लक्ष्य युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनाना है। विश्वकर्मा जयंती पर सीएम योगी का जो ऐलान है 12 नए ट्रेड्स को लेकर है, जो योजना में स्थान मिला है। 12 नए ट्रेड्स को योजनाओं में जो स्थान मिला है और एमएसएमई के साथ 1.32 लाख करोड़ का ऋण भी वितरित किया गया है। विश्वकर्मा जयंती पर सीएम योगी का ये ऐलान। विश्वकर्मा जयंती पर ऐलान किया गया, 12 नए ट्रेड्स को योजना में स्थान दिया गया और साथ ही एमएसएमई के लिए भी 1.32 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में युवाओं को जॉब सीकर नहीं जॉब प्रोवाइडर बनाना है। उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मार गिराया गया। 48 घंटे के अंदर ही नोएडा की एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने गाजियाबाद में दोनों अपराधियों को ढेर कर दिया। पुलिस को पहले ही मालूम हुआ कि ये गोलीबारी करने वाले शूटर गोल्डी बराड गैंग के थे, लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि विदेश में बैठे गोल्डी बराड और रोहित गोदारा ने अपने हैंडलर के जरिए बरेली में 4 नहीं 5 शूटर भेजे थे। ये लोग 11 सितंबर को बरेली पहुंचे थे और पंजाब होटल में रुके हुए थे, लेकिन बरेली पहुंचते ही एक शूटर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो वो वापस लौट गया। इनका हैंडलर सीधे कनाडा में बैठे गोल्डी बराड और पुर्तगाल में बैठे रोहित गोदारा से संपर्क में था। इस गोलीबारी के जरिए गैंग का प्लान दहशत फैलाने का था। मारे गए इस शूटरों के पास से तुर्की मेड जुगाना पिस्टल और ऑस्ट्रेलिया मेड ग्लॉक पिस्टल बरामद हुई है। तो वहीं एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ ने कार्रवाई करने के बाद कहा कि मुझे उम्मीद है कि वे यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को परखने की कोशिश नहीं करेंगे। दो अन्य छात्रों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। योगी पुलिस ने डबल एनकाउंटर किया है। 2 अन्य छात्रों को तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। तस्वीर स्क्रीन पर है। एनकाउंटर किया गया है, जहां पर योगी पुलिस ने ये डबल एनकाउंटर किया है। तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये चिन्हित किया गया है, जहां पर आपको पिस्टल भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में 22.80 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ। 2017 के पहले 7 लाख करोड़ कलेक्शन था। टैक्स पेयर्स की संख्या 1.52 करोड़ हो गई है। सीएम योगी ने बताया कि देश में एयरपोर्ट की संख्या 160 हो गई और जीएसटी रिफॉर्म दीपावली का उपहार पीएम की तरफ से देशवासियों को लिए जो है गिफ्ट है। टैक्स रिफॉर्म का ये बड़ा प्रयास है, जहां पर जीएसटी रिफॉर्म से व्यापारी की परेशानी दूर हो।
देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के सामने टैक्स यानी टैक्स रिबेट के बारे में जो चर्चा की थी और रिफॉर्म के बारे में जो चर्चा की थी, मात्र 20 दिन के अंदर उसके परिणाम प्राप्त हो गए और अब 22 सितंबर से लागू भी हो रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने अभी हाल ही में 3 सितंबर को जो अपनी 56वीं बैठक हुई है, उसमें इस पर पूरी चर्चा करने के उपरांत सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया है और जो 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि के अवसर पर लागू हो रहा है। मुख्य रूप से यह अब तक के टैक्स रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों के को दीपावली का गिफ्ट भी है, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर रिफॉर्म हो और एक कॉमन मैन के बारे में उसे विभिन्न सेक्टर में इतनी छूट मिले, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें तो जब जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी के पहले जो अलग अलग टैक्सेस थे, सेस थे, न केवल उद्यमी और एक व्यापारी उसके कारण परेशान होता था, बल्कि आम उपभोक्ता पर भी और एक ईमानदार टैक्स पेयर पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता था। अनेक ऐसे क्षेत्र थे जिसमें वैट, सेल टैक्स और अन्य तमाम प्रकार के जो टैक्सेस थे, उनकी जो दर थी वह काफी बड़ी थी। अनेक प्रकार के सेस थे। कोई भी इंटीग्रेटेड फॉर्म टैक्स का नहीं था। जीएसटी ने इन सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो सेल टैक्स के थे, वैट के थे या फिर अलग अलग प्रकार के सेस थे, इन सबको इंटीग्रेशन करके और टैक्स रिफॉर्म के लिए जो समय क्रांतिकारी कदम उठाया था, वन नेशन वन टैक्स के आधार पर, परिणाम क्या था कि उस समय टैक्स को जितना सिंप्लीफाई किया गया था, उसका परिणाम था कि बड़े पैमाने पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बढ़ा और रजिस्ट्रेशन बढ़ने के साथ ही बड़े पैमाने पर देश की जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर का योगदान भी होता हुआ दिखाई दिया। 17 के बाद का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म टैक्स के क्षेत्र में है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो टैक्स में जो रिफॉर्म सामने आया है, अब तक हम देखते थे कि 4 स्तरीय जो 4 लेयर की टैक्स की प्रणाली थी, 5%, 12%, 18% और 28%। इन 4 को अब कम करते हुए 2 श्रेणी टैक्स की रखी गई है, 5% को और 18% को। 12 और 28 के स्लैब को जीएसटी ने समाप्त कर दिया है। हां, कुछ सिन आइटम और लग्जरियस आइटम ऐसी हैं जिनमें 40% का जो जीएसटी है वह बना रहेगा। वह अलग एक व्यवस्था है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अब केवल 5% और 18% का
यह टैक्स ही, 2 स्लैब ही जीएसटी की मुख्यतः रहेंगे और जिनके माध्यम से यानी देशवासियों को बहुत बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी हर एक स्तर पर, यानी रसोई से लेकर के, एक किसान से लेकर के, घर के निर्माण से लेकर के और बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पर जो टैक्स है वह घटा करके 5% कर दिया गया है। खेती की लागत को कम करने और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखेंगे तो व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी हुई जीएसटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में कटौती की गई है, जिससे इलाज सस्ता हो सके और एक सामान्य नागरिक राहत प्राप्त कर सके। वाहनों की खरीद फरोख्त में भी गाड़ियों और बाइक पर यानी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पर 28% से जीएसटी की दर को घटा करके 18% किया गया है, यानी 10% की कटौती। ये चीजें दिखती हैं कि एक सामान्य नागरिक भी वाहन खरीदने की सामर्थ्य रख सकता है और इसका लाभ उसे मिलेगा। स्वाभाविक रूप से प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट नए जनरेट होंगे, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नोटबुक यानी शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, नोटबुक, पेंसिल और जो नक्शे हैं, अन्य जो शिक्षण सामग्रियां हैं, इनमें भी काफी छूट दी गई है। ये कोई इसमें टैक्स नहीं लगेगा। हां, लग्जरी जो आइटम है, तंबाकू है, पान मसाला है, कैसीनो है, इन सब पर 40% तक का टैक्स लगाया गया है। व्यापार में आसानी करने के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए उसको ऑटो मोड पर किया गया है, ऑटो अप्रूव करने की व्यवस्था दी गई है, उसे रिफंड करने की सुविधा भी उसमें दी गई है। रिस्क आधारित कंप्लायंस से जो भी अन्य सुविधाएं हो सकती हैं, श्रम सुधार यानी लेबर रिफॉर्म के लिए, अन्य चीजों के लिए भी काफी इसमें सुविधाएं इसके माध्यम से देने का प्रयास हुआ है। जीएसटी आने के पहले और जीएसटी आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो मैं कह रहा था कि अकेले 2024-25 में देश ने 22,80,000 करोड़ का जीएसटी संग्रह किया है। अगर आप इसे 2017 के पहले देखेंगे,
ये केवल 7 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था। अकेले इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक यानी 5 महीनों में जीएसटी संग्रह 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है, जो गत वर्ष के जीएसटी संग्रह करने से 10% अधिक है। 17 के पहले जीएसटी में जो उससे पहले टैक्सेस थे, सेल टैक्स, वैट या फिर सेस जो लोग देने वाले थे, उनका कुल संख्या थी 65 लाख और आज 25 में यह बढ़कर के हो गई है 1 करोड़ 51 लाख, यानी लाखों की संख्या में आज लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ टैक्स देने के लिए दिखाई देते हैं। और जो टैक्स की इस छूट का परिणाम क्या है, यानी 4 की बजाय 2 स्लैब देने का परिणाम क्या है? सामान्य घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं की खपत बढ़ेगी, मार्केट में लोगों का विश्वास होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा और इससे एम्प्लॉयमेंट को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश की जीडीपी में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अनुमान है 0.2% से लेकर जो 0.3% तक की जीडीपी में इस रिफॉर्म के कारण बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। यानी जीवन आसान तो व्यापार में भी आसान, और जब भी व्यापार में आसान होगा तो स्वाभाविक रूप से मार्केट में खुशहाली होगी और मार्केट की खुशहाली एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करेगी, साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी वह मजबूती प्रदान करेगी। हम लोग मुख्य रूप से इस बात को देखते हैं, जो मैंने पहले भी कहा, जीएसटी लागू होने के पहले 17 अलग अलग प्रकार के कर थे, 13 सेस थे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क था, सेवा कर था, मूल्यवर्धित कर यानी वैट था, सीएसटी था, अन्य मनोरंजन कर थे और भी तमाम प्रकार के कर थे, प्रवेश कर थे और भी तमाम प्रकार के कर उसमें लागू होते थे। और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो पूरे देश को एक कर के अधीन जोड़ करके व्यापारी के लिए भी और एक आम उपभोक्ता के लिए भी आसान कर सके। जीएसटी ने पूरे देश को वन नेशन वन टैक्स के आधार पर, आप देखते होंगे आज माल की आवाजाही आसानी से देश के एक कोने से दूसरे कोने पर आसानी से हो सकती है। लॉजिस्टिक और अधिक और कुशल ढंग से हम लोग लागत को कम करके पहुंचा सकते हैं। बार बार टैक्स नहीं लगता, जीएसटी में वन टाइम टैक्स है, एक बार टैक्स लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। और अगर कोई व्यक्ति किससे 2 बार लिया गया है तो रिफंड भी उतनी जल्दी हो रहा है। यह आजादी के बाद में जीएसटी टैक्स रिफॉर्म के क्षेत्र में यह फेडरल स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन मॉडल है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस और राष्ट्र